नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैंने वोट अधिकार यात्रा को पूरा कवर किया और ये मैं इसलिए कवर कर रहा था कि जो भी दल इस देश में ईवीएम के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ और संविधान के पक्ष में और वोट के लिए यात्रा निकालेगा, मैं उसको कवर करूंगा। क्यों कवर करूंगा वो मैं बता रहा हूं। इस देश के जो 90% दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, उसमें से 40 करोड़ के पास न घर है, न नौकरी है, न कोई साधन है। वो किसी तरह से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जीवन गुजार रहे हैं। हाँ, उनके पास वोट डालने का भी जो व्यवस्थित कोई तरीका नहीं। मुझे नहीं पता वो 40 करोड़ लोगों में वोटर लिस्ट है कि नहीं, वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं। तो वो खेल से बाहर है। वो तभी सिस्टम का हिस्सा बनेंगे जब इस देश में लोकतंत्र होगा और लोकतांत्रिक सरकार होगी। तो 40 करोड़ लोग तो पहले बाहर हैं। अब आते हैं 80 करोड़ लोगों पर। 80 करोड़ जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, जिनके पास घर है, उनका नाम वोटर लिस्ट में है और ऐसे ही लोगों का नाम काटा जा रहा है। यही वो लोग हैं जिनके बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं सरकारी, एक चपरासी की नौकरी चाहते हैं ताकि समाज में मान सम्मान हो। इनके पास ये न मीडिया में है, न जुडिशियरी में है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, न ब्यूरोक्रेसी में है, न बिजनेस में है। इनको इस देश में सस्ता मजदूर बना के रख दिया गया है। सस्ता मजदूर आप देखते हैं ना, रेलवे में जब आप जाते होंगे तो जो आपके लिए जो खाना लाता है वो सस्ता मजदूर, सफाई कर्मचारी वो सस्ता मजदूर, रोज आपकी बिल्डिंगों में जो आप बिल्डिंग बनते हुए देखते हैं, उसकी रंगाई पुताई, सड़क पर जो झाड़ू लगाते देखते हैं, वो सस्ता मजदूर यही 80 करोड़ लोग हैं। और प्लस वो 40 करोड़ लोग में से शामिल हैं। वो 40 करोड़ तो वो हैं जो शहरों में झुग्गियों में हैं, जिनके पास गांव में पुश्तैनी जमीन नहीं है, वो किसी तरह से जीवन काट रहे हैं। ये 80 करोड़ वो लोग हैं जो हमारे माँ बाप थे, जिनके बच्चे अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो इस देश में सस्ता मजदूर हैं, ड्राइवर हैं, खाना बनाने वाले हैं, सड़क बनाने वाले हैं, बिल्डिंग बनाने वाले हैं, इस देश की फैक्ट्री चलाने वाले हैं, ट्रक चलाने वाले, वही सस्ता मजदूर हैं। उनके पास एक वोट का अधिकार है और सबसे ज्यादा इनका ही नाम काटा जा रहा है। तो 120 करोड़ लोग जो हैं वो इस तरह से खेल से बाहर हैं। 40 करोड़ और 80 करोड़, अब बच गया 30 करोड़ लोग। 30 करोड़ में जो 15 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, जो मेरी तरह, मैं भी उसमें अपने आप को मानता हूं क्योंकि मैं व्हाइट कॉलर जॉब कर रहा हूं। ये जो 15 करोड़ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, जो व्हाइट कॉलर जॉब में है, जो सपना देख रहे हैं कि हम इस समाज के लिए कुछ करेंगे, जो फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, राम स्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, मान्यवर कांसी राम साहब, जननायक कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक विकल्प रास्ते पर चलना चाहते हैं, जो हमारे महापुरुष जो हैं, फूले, संत शिरोमणि रविदास, कबीर, गुरु घासीदास जैसे लोगों के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वो 15 करोड़ लोगों को भी इसी वोट के जरिए सिस्टम से बाहर किया जा रहा है। उनका नाम तो नहीं काटा जाएगा, लेकिन उनको एमएलए, एमपी नहीं बनने दिया जाएगा, उनको जिला पार्षद नहीं बनने दिया जाएगा। वार्ड काउंसलर से लेके 15 करोड़ एससी, एसटी, ओबीसी जो समझ बूझ वाले हुए हैं, जो व्हाइट कॉलर जॉब में हुए और जो राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन खोज रहे हैं, इनको भी इसी नाम काटने से खेल से बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए कोई भी पार्टी जब इस तरह के मूवमेंट करेगी, प्रोटेस्ट करेगी, आंदोलन चलाएगी, तो मैं उसको दिखाऊंगा, क्योंकि यह मामला इस देश के 90% दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के अधिकार का मामला है। सोचिए, चुनाव से पहले, देश आजादी से पहले, संविधान बनने से पहले सबको वोट का अधिकार नहीं था। वोट तब भी अंग्रेजों के समय में भी वोट डलते थे, लेकिन सबको अधिकार नहीं था। यह अधिकार बाबा साहब ने दिलवाया। उसके बाद भी इस देश के जातिवादी, मनुवादी कहने लगे कि इनका वोट खरीद लेंगे, इनको एससी, एसटी को रिजर्व सीट पर अपने नौकरों को जिताएंगे। और जब दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी वोट डालने लगे तो अपने घरों पर बूथ बनाने लगे, फिर ईवीएम ले आए और अब तो वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। क्योंकि इस देश के मीडिया में सबको आना पड़ेगा। इस देश के 15 करोड़ व्हाइट कॉलर जो एससी, एसटी, ओबीसी है, उन सबको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी संवैधानिक अधिकार चले जाएंगे। और राहुल गांधी ये काम कर रहे हैं, अखिलेश यादव बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग इस आंदोलन को दिखा रहे हैं, चला रहे हैं। हमारी इतनी ही मंशा है कि जो भी संवैधानिक अधिकारों की बात करेगा, जो शोषित वंचित की बात करेगा,
हम उसको दिखाएंगे। क्या ये जरूरी नहीं है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और सोचिए किस तरह से इस देश में सत्ता हर ताले की चाबी है। मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे जब तक इस देश में संविधान नहीं बचेगा, और संविधान में तभी संविधान के दिए अधिकार मिलेंगे जब वोट की ताकत बचेगी। सोचिए, मान्यवर साहब कहते थे मजबूत नहीं मजबूर सरकार चुनिए। तो ये तो साफ है कि इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक अभी बीजेपी के साथ दलित पिछड़ों ने छोड़ दिया है, किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों ने भी साथ छोड़ दिया है, इनके साथ मीडिया बना हुआ है, तमाम संवैधानिक संस्थाएं में जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग बैठे हुए हैं वो इस सरकार के साथ बने हुए हैं। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस के पदों पर जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग बैठे हुए हैं वो इस सरकार के साथ बने हुए हैं। आप सोचिए, तो ये जातिवाद मनुवाद के खिलाफ हम 15 करोड़ दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों की जिम्मेदारी है। इससे पहले कि देर हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, हमें अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बोलना चाहिए, लड़ना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक आप नहीं लड़ेंगे, नहीं बोलेंगे, वोट का अधिकार अगर खत्म हो गया तो डेमोक्रेसी का कोई मायने नहीं रहेगा। और इस देश के जो 130 करोड़ दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक जो सत्ता से और खेल से बाहर हैं वो कभी नहीं आ पाएंगे, और जो 15 करोड़ दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक इस सिस्टम के हिस्सा बने हैं किसी तरह से, वो भी धीरे धीरे करके बाहर कर दिए जाएंगे। आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में एनएफएस किया जा रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हो रहा है, नीट इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई महंगी की जा रही है। आप सोचिए, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश के बहुजन समाज के लोगों को सचेत होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा। और राहुल गांधी ने जिस तरह से, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, राहुल गांधी ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया, एक उम्मीद तो बनती है वो दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक नेताओं से आगे बढ़कर मान्यवर साहब की भाषा, जगदेव बाबू की तरह, जननायक कर्पूरी ठाकुर की तरह, सोनेलाल पटेल की तरह वो क्लियर कह रहे हैं कि इस देश के 90% लोगों को हम मीडिया, जुडिशियरी, बिजनेस, ठेकेदारी सब में अधिकार देंगे। इसलिए हम लगातार उनकी भाषणों को आपको दिखा रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और ये जो जातिवादी मनुवादी गुंडे हैं उनको उन्हीं के शब्दों में इस्तेमाल में जवाब दीजिए। एक चीज और राहुल गांधी की अच्छी लगी, सोचिए आज के समय में किसी नेता को आप काला झंडा दिखाएं और बुला के वो चॉकलेट खिलाए, इसका मतलब है कि उसमें बुद्धिज्म की समझ है, मानवता की समझ है, ज्ञान तो है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लोगों को सचेत होना चाहिए, और ये दौर गठबंधन का है, सबको गठबंधन में आकर, कभी कांग्रेस से लड़ा गया था, बीजेपी से लड़ना पड़ेगा और हिस्सेदारी के साथ। बीएसपी के लिए एक अच्छी खबर है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने आकाश आनंद जी को राष्ट्रीय कन्वेनर बनाया है, पार्टी का और बड़ी जिम्मेदारी दी है। धीरे धीरे बहुजन समाज का आंदोलन बढ़ा है, और मैंने जो देखा है कि बहुजन समाज के 90% लोग इस वोट अधिकार यात्रा में सड़कों पर थे। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और मैं फिर कह रहा हूं संवैधानिक दायरे में रहकर बिल्कुल कह रहे हैं बिहार पर कुछ बोलिए। बिहार में 90% लोग नाराज हैं चुनाव आयोग से, और जो यात्रा निकली है इस यात्रा से कांग्रेस, आरजेडी और इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा होने जा रहा है। चूंकि मनुवादी जातिवादी लोग जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठे हुए हैं वो भी इस बार बेईमानी से इस सरकार को नहीं बचा पाएंगे। लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं, और लोगों को लगता है कि जब वोट का अधिकार भी चला जाएगा तो क्या बचेगा। मुझे लगता है कि एक वक्त आ गया है कि तमाम विपक्षी दलों को अब एक साथ आना चाहिए, क्योंकि ये वोट लूट का सवाल है। जैसे इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ तमाम विपक्ष एकजुट हुआ था, उसी तरह से तमाम विपक्षी दलों को कम से कम वोट चोरी के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ एक साथ आकर चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि डेमोक्रेसी बचे। और जब लोकतंत्र बचेगा, डेमोक्रेसी बचेगी, जब आपके संवैधानिक अधिकार बचेंगे, तो फिर आपस में आप लोग लड़ लीजिएगा। फिलहाल तो इस आरएसएस के जातिवादी मनुवादी सोच से और चुनाव आयोग की वोट चोरी से और तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर जो जातिवादी मनुवादी लोगों को लगता है कि ये हमारी सरकार है, इस सरकार में हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे लोगों से बचना पड़ेगा। और जातिवादी मनुवादी बहुत रंग बदलते हैं, केचुआ होते हैं, ये सांप की तरह अपना रंग छोड़ते हैं, गिरगिट से भी महीन होते हैं। कल तक जो संघ प्रमुख मोहन भागवत कहता था कि हम आरएसएस संविधान की समीक्षा करेंगे, आरक्षण की समीक्षा करेंगे,
75 साल पर आदमी को पद छोड़ देना चाहिए। यह आदमी निर्लजता से कह रहा है कि शमशान, मंदिर और पानी के लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो क्या नौकरी में भेदभाव होना चाहिए? बिजनेस में, वोट डालने में, एसपी, डीएम, कलेक्टर बनने में भेदभाव होना चाहिए? संदीप चौधरी जो किसान समाज से आते, उन्होंने अच्छा जवाब दिया। एक अपर कास्ट एमपी रहा है पहले बीजेपी का नेता सिन्हा, कि आरएसएस आपका परिवार होगा, मोहन भागवत आपका गार्जियन होगा, हमारा आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब ने महात्मा गांधी से भी खतो किताब किया है, बहस की है, नाराजगी जताई है, लेकिन आरएसएस को उन्होंने इस लायक भी नहीं समझा था। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।